नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे दामोदर इंडस्ट्रीज शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिरी इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। तो दोस्तों आज जो है हम कंपनी की कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखेंगे, जिससे हमें पता चल सकेगा भाई कंपनी आने वाले समय में कितनी ग्रोथ कर सकता है। कंपनी के शेयर की वैल्यू अगर अगर आगे बढ़ सकती है तो कितनी बढ़ सकती है, और अगर कंपनी के शेयर की वैल्यू में गिरावट होने वाली है तो कितनी गिरावट हो सकती है। पर दोस्तों उसके लिए जो है हम कैंडल स्टिक वगैरह चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे। हम जो एक्चुअल चीज़ें हैं, जैसे कंपनी की रेवेन्यू सोर्स हो गया, कंपनी की एसेट्स वैल्यू हो गई, कंपनी ने कितना रिटर्न दिया, मतलब कंपनी के पिछले 5 सालों की परफॉर्मेंस को देखेंगे। उसके हिसाब से हम इसमें पता लगा सकेंगे कि भाई कंपनी आगे कैसा क्या परफॉर्मेंस दे सकती है। तो सबसे पहले जो है कंपनी की प्रोफाइल आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी। कंपनी के बारे में जानकारी, जनरल चीज़ें, कंपनी की जो मार्केट कैप वैल्यू है वो 120 करोड़ के आसपास है। स्टॉक रैंक आपको मिल जाएगा। कंपनी जो टेक्सटाइल के सेक्टर में काम कर रही है और वर्क फील्ड जो है कंज्यूमर रहा हुआ है। ठीक है, अभी हम देखेंगे पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में हुए बड़े बदलाव। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 29 अप्रैल 2019 को कंपनी के शेयर की वैल्यू 40 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी, और अगर हम 5 सालों के बाद देखें तो ये 40 रुपये से बढ़ के हो गई है 52 रुपये, जो कि 2023 में, और ये मैक्सिमम गई है 78 तक। तो यानी 40 से पिछले 5 सालों में ये 78 तक गई है। मतलब लगभग जो कंपनी ने पिछले 5 सालों में 2 गुना का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है, जो कि एक अच्छा रिटर्न तो नहीं कहा जा सकता, पर कंपनी अभी स्मॉल कैप पे काम कर रही है, इसलिए एक अच्छा रिटर्न भी कहा जा सकता है। तो इसको अभी हम एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वाइट बोर्ड को रखा हुआ है, जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करते रहेंगे। तो जैसे ही हमने देखा भाई कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को पिछले 5 सालों में, और शेयर की वैल्यू भी लगातार बढ़ रही है, तो हमने इसको एक प्लस पॉइंट दे दिया है। अभी हम देखेंगे कंपनी के पिछले 5 सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट कि भाई कंपनी कितना रेवेन्यू बना रही है, कितना नुकसान कर रही है। तो अगर हम 2019 में देखें तो कंपनी जो है 773 करोड़ का रेवेन्यू बना रही थी, और नेट इनकम 8 करोड़ के आसपास बन रही थी। और अगर 2023 में देखिए तो कंपनी जो है 696 का रेवेन्यू बना रही है। तो इसमें देखिए गिरावट देखने मिली है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो गई थी 2021 में। और अगर नेट इनकम को देखें तो कंपनी 2020 में नुकसान में चल रही थी, 2021 में भी नुकसान में चल रही थी, और 2022 में कंपनी ने थोड़ा रेवेन्यू बनाया 18 करोड़ का, काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। और इसमें जो है कंपनी ने 80 लाख का रेवेन्यू बनाया है, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी जा सकती है पिछले 5 सालों के मुकाबले। तो ओवरऑल अगर देखें तो भाई कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से अभी स्ट्रॉन्ग नहीं चल पा रही है, क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू में भी गिरावट हो रही है और नेट इनकम में भी गिरावट हो रही है। तो ये एक प्लस पॉइंट नहीं है निवेशकों के लिए, तो हमने इसको एक माइनस पॉइंट में रख दिया है। इसके बाद हम देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। कंपनी की संपत्ति यानी जो कंपनी के एसेट्स होते हैं, जिसकी मदद से कंपनी जो है रेवेन्यू को बनाती है। तो अगर हम 2019 में देखें तो कंपनी के पास 474 का करोड़ की जो है संपत्ति रही हुई थी, और अगर 2023 में देखें तो कंपनी के पास 447 करोड़ की संपत्ति रही हुई है। तो इसमें देखिए थोड़ी बहुत गिरावट ही देखने मिली है, पर बढ़ोतरी देखने नहीं मिली, जो कि ये भी एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। तो हमने इसको एक माइनस पॉइंट में ऐड कर दिया है, क्योंकि दोस्तों अगर कंपनी की जो एसेट्स में गिरावट हो रही है तो कंपनी के इससे जो है रेवेन्यू सोर्स भी गिर सकता है, और कंपनी का रेवेन्यू भी कम भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी के पास 2 स्टोर है, अगर कंपनी इसमें से एक स्टोर को बंद कर रही है तो वही कंपनी का जो रेवेन्यू है वो गिर सकता है। ठीक है, इसलिए हमने इसको एक माइनस पॉइंट दिया है। इसके बाद हम देखेंगे कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड का लाभ दे रही है? नहीं। तो यहाँ पे हमें कंपनी की डिविडेंड डिटेल मिल जाएगी। कंपनी ने जो 2022 में डिविडेंड दिया, 19 में दिया, 18 में दिया, 17 में, 16 में दिया। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी जो है 16, 17, 18, 19 इन चार सालों में लगातार डिविडेंड दिया था। उसके बाद कंपनी ने 22 में दिया, फिर 23 में नहीं दिया, 24 में नहीं दिया। तो दोस्तों इससे हम कह सकते हैं भाई कंपनी 2019 तक काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में चल रही थी, जैसा कि हमने पीछे फाइनेंशियल रिपोर्ट में भी देखा। क्योंकि अगर कंपनी कोई डिविडेंड लगातार दे रही है तो इससे कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर भी संकेत करती है वो चीज़। तो इससे अगर हम ओवरऑल चीज़ निकालें तो कंपनी 2022 में डिविडेंड दिया है, तो ओवरऑल को हम देखते हुए इसको हम एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। कंपनी थोड़ा ही सही पर डिविडेंड दे रही है। डिविडेंड की वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो 0.50 ये 50 पैसे, 75 पैसे, 3 रुपये भी कंपनी ने डिविडेंड दिया है 2018 में। और उससे पहले देखिए कितनी अच्छी वैल्यू में कंपनी ने डिविडेंड दिया था, पर अभी सिर्फ आधा रुपये ही दिया जा रहा है। पर कोई बात नहीं, अभी हमने इसको एक प्लस पॉइंट में रखा है। अभी हम देखेंगे कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो सबसे पहला आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। तो कंपनी ने अपने शेयर की 70% की होल्डिंग की गई है। अभी 70% की होल्डिंग तो है, पर इसमें से कंपनी ने कितने क्या शेयर जो है बैंक में गिरवी रखे हैं। तो इसमें से कंपनी ने 21% के जो शेयर है वो बैंक में गिरवी रखे हुए हैं, और बाकी के 49% शेयर जो है अपने पास रखे हुए हैं। अब बैंक में गिरवी रखने का कारण कुछ भी हो सकता है भाई, हो सकता है कंपनी ने कुछ पैसे उधार लिए हो या दूसरा कुछ रीज़न हो सकता है, पर कंपनी ने 21% जो है शेयर को बैंक में उधार रखा हुआ है, जो कि ओवरऑल अगर देखें तो भाई अच्छा संकेत नहीं मान सकते। पर अभी भी कंपनी के पास लगभग 50% की होल्डिंग रही हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत कहा जा सकता है। उसके अलावा उसके बाद आता है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जो भारत के बड़े इन्वेस्टर है उनके द्वारा लगभग ना के बराबर होल्डिंग की गई है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है।
उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशन, विदेशी इन्वेस्टर इसमें बिल्कुल भी मात्रा में नहीं रहे हुए। इससे कहा जा सकता है भाई कंपनी विदेशों में भी खुद को ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पा रही है। और रिटेल इन्वेस्टर 29%, ये एक अच्छा संकेत कहा जा सकता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं अगर किसी कंपनी में रिटेल इन्वेस्टर कम होते हैं तो वो अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों अगर हम ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो इसको भी हम एक माइनस पॉइंट में रखेंगे, क्योंकि कंपनी के पास जो है बड़े इन्वेस्टर कंपनी में ज़्यादा मात्रा में नहीं रहे हुए हैं। ना तो भारत के बड़े इन्वेस्टर रहे हुए हैं, ना विदेशी इन्वेस्टर रहे हुए हैं, और ना ही म्यूचुअल फंड के द्वारा इसमें होल्डिंग देखी गई है। तो इसको हमने एक माइनस पॉइंट में रखा है। अभी हम देखेंगे कंपनी के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें। ज़रूरी मतलब कंपनी में जर्नल चीज़ें होती हैं जो निवेशकों को होना काफ़ी ज़रूरी कहा जा सकता है। जैसे कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, कंपनी कौन कौन से सेक्टर में काम कर रही है, तो हम फटाफट से इसको शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं। कंपनी की शुरुआत 11 दिसंबर 1987 में हुई थी। कंपनी उस समय में जो है नोवेल्टी प्रोडक्ट में काम किया करती थी। फिर कंपनी ने कंज्यूमर डिक्शनरी के सेक्टर में कदम रखा और आज के समय में कंपनी के द्वारा मुख्य रूप से सिंथेटिक ब्लेंडेड यार्न का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा अगर देखें तो कंपनी के पास जो है 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ रही हुई है, और कुल मिलाकर जो टर्नओवर है कंपनी का 100 मिलियन तक रहा हुआ है, जो कि अगर एक अच्छा संकेत कहा जा सकता है। और अगर हम प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट को देखें तो हमें इसमें 2 प्लस पॉइंट देखने मिले, 3 माइनस पॉइंट देखने मिले, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। तो आप इन सब चीज़ों को देखते हुए इसमें एक निवेश कर सकते हो। और जैसे जैसे हमें कंपनी के बारे में अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।